हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे थे और यूनिट 1 में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एनवायरमेंट के बारे में बताया था, उसके डिफिनीशन के बारे में बताया था और उसके कौन कौन सा कंपोनेंट है उसके बारे में डिटेल स्टडी किए थे। आज के सेशन में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है और कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम होता क्या है? कहता है कि एन इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर एज वेल एज विद द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। कहने का मतलब होता है, क्या कह रहा है? एन इकोसिस्टम इज एन एरिया। इकोसिस्टम है क्या? तो एक जगह है वेयर ऑर्गेनिज्म, जिसमें जीव जंतु जो है इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से मिलता है, एज वेल एज विद द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। साथ ही साथ नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट कहने का मतलब है कि ए बायोटिक। आपको याद था, आप लोग जब एनवायरमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि एनवायरमेंट में जो है वो बायोटिक होता है और ए बायोटिक होता है। बायोटिक में लिविंग बींग के बारे में डिस्कशन करते हैं और ए बायोटिक में हम लोग जो है नॉन लिविंग पार्ट्स के बारे में या कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें सनलाइट आ गया, वाटर सोर्सेस आ गया है। ठीक है, तो ये सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर एज वेल एज विद द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। देखिए, इसको क्या करते हैं, फिगर से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास एक बिल्ली है। ठीक है, तो ये बिल्ली क्या हो गया? तो बिल्ली एक ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें जीव है, जो भी, चाहे वह कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, पक्षी क्यों ना हो, जीव जंतु कोई भी हो। तो एक सिंपल ये क्या हो गया? ये आपका ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक बिल्ली ले लिए है। अब ये बिल्ली क्या किया? ये अपने आसपास के एरिया के 4-5 बिल्ली के साथ मिला। ठीक है, तो ये अपने 4-5 दोस्त के साथ मिला, अपना बिल्ली सब। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। किसका पॉपुलेशन है? तो बिल्ली का। ये बिल्ली का पॉपुलेशन हो गया। अब ये जो बिल्ली का पॉपुलेशन है वो क्या हो गया? वो मेरे घर की तरफ घूमने के लिए आ गया। वो इसलिए आया कि उसको लगा कि रोशन सर ऑनलाइन क्लास लेते हैं, चले देखते हैं कैसा वो लेते हैं। तो ये बिल्ली क्या किया? मेरे एरिया साइड आ गया। अब मेरे एरिया साइड जैसा आया तो यहाँ बिल्ली भी है, यहाँ पर कुत्ता भी है, यहाँ पर गाय भी है, यहाँ पर पक्षी भी है, यहाँ हम भी है। इसका मतलब है कि कुत्ता क्या है? बिल्ली को देखा तो इंटरेक्ट किया, फिर गाय उसको दोनों को देखा, वो भी इंटरेक्ट किया, कुछ पक्षी जो है ये सबको देख रहा है, वो भी इंटरेक्ट किया, और हम क्या किए? उस सबको देख रहे हैं, तो हम भी उसके साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब मिलके क्या बन गया? ये मिलके कम्युनिटी बन गया, जिसको हम लोग समुदाय कह रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी बन गया। अब क्या हो गया? अब ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहा है कि एन इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर एज वेल एज विद द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। अब क्या क्या? ये जो कम्युनिटी है, ठीक है, ये जो कम्युनिटी है ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या ये जो कम्युनिटी है किसके साथ मिल गया? तो अगर लिविंग कम्युनिटी को ए बायोटिक के साथ मिलाते, जैसे पहाड़, पर्वत, लैंड, आप कह सकते हैं पेड़ पौधा, नदी, हवा, सनलाइट, ये सब के साथ मिला दे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो समझ में आ गया कि लिविंग कम्युनिटी को जब ए बायोटिक के साथ मिला दे और इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करें तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। तो क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि इको का मतलब होता है रीजन ऑफ स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, है ना। इको का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रहता है। और सिस्टम का मतलब हो गया कि बहुत सारी चीज का कॉम्बिनेशन, तो फॉर्म बाय इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। और भी बहुत सारा छोटा छोटा डिफिनेशन जिससे इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड। इकोसिस्टम कब बनेगा? तो एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन, मतलब मिलना,
बिटवीन ऑल लिविंग, याद रखना जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग थिंग्स है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब अगर लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग के साथ मिला दे तो वो जो यूनिट बनेगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। तो क्या हो गया डेफिनेशन कि एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड, इकोसिस्टम तब बनता है बाय द इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, याद रखना है कि लिविंग थिंग्स में सब कुछ आ जाएगा, जैसे पेड़ पौधा, ठीक है, जितना भी जानवर है, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है, जितना भी ह्यूमन बीइंग है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, लिविंग में आ जाएगा। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, तो एयर आ गया, लाइट आ गया, उसके बाद हीट आ गया, रिवर आ गया, माउंटेन आ गया, लैंड आ गया, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, नॉन लिविंग। तो अगर लिविंग बींग्स नॉन लिविंग के साथ मिलके, क्योंकि आपको पता है कि हर एक लिविंग बीइंग को दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग्स है उस सबको कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड है ही। जैसे आपको पता है कि सन सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है एनर्जी का, क्योंकि प्लांट अपना पूरा जो खाना बना रहा है वो किसके बेसिस पर बना रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके बना रहा है। अब पेड़ पौधा को कौन खा रहा है, तो जानवर खा रहा है। जानवर को कौन खा रहा है, कोई दूसरा जानवर को खा रहा है। तो ये जो फूड से चेन आपका जो बन रहा है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो लिविंग थिंग्स है, जिसमें पेड़ पौधा सब आ जाता है, जीव जंतु जानवर सब आ जाता है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो तो नॉन लिविंग, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर से, उसको इन्वायरमेंट से ये सारा चीज मिल रहा है। तो लिविंग थिंग्स जितना भी है, अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड कर रहा है या नॉन लिविंग के साथ में रह के ही अपना पूरा खाना बना रहा है या गुजर बसर कर रहा है, तो हम इसी पूरे दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। तो क्या कह रहा है, दैट इज इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट ऑफ लिविंग कम्युनिटी। लिविंग कम्युनिटी का मतलब अब समझ में आ गया कि बहुत सारा जीव जंतु जब एक साथ वहां रह रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग कम्युनिटी। और लिविंग कम्युनिटी को जब हम लोग एबायोटिक के साथ मिला देंगे तो जो टर्म बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। क्लियर। तो क्या कह रहा है, इकोसिस्टम इज द एनवायरनमेंट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट आ गया, एनिमल्स आ गया, ह्यूमन आ गया, और ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें भी जीव है, चाहे वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों नहीं हो। जैसे अगर कोरोना वायरस है तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी जीव है, वो आपके बॉडी से खाना बना रहा है अपना, और फिर वो क्या कर रहा है, दूसरे बॉडी में जाके फिर दूसरे के साथ अपना जो है फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। तो वही बता रहा हूं कि इकोसिस्टम इज द एनवायरनमेंट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसमें कि नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, तो लैंड आ गया, रिवर आ गया, मतलब वाटर सोर्सेस आ गया, लाइट आ गया, जिसमें सन का जो रेडिएशन है, हीट है, ये सारा क्या क्या चीज है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। आर लिविंग टुगेदर, एक साथ जब रह रहा है इन ए सिस्टम में, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। क्या कह रहा है, इकोसिस्टम इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कहने का मतलब होता है कि इस सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो लिविंग बीइंग है वो एनर्जी कहां से ले रहा है, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट से ले रहा है, फिर डिकम्पोज हो रहा है, अपना मास को वहीं छोड़ दे रहा है। अगर मान लीजिए, हम ऐसे एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा क्या कर रहा है, अपना खाना कैसे बना रहा है, तो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना रहा है, सन से एनर्जी ले रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना बना रहा है। अब क्या कर रहा है, जो जीव जंतु है वो उस पेड़ पौधा को खा रहा है, फिर दूसरा कोई जानवर है उसको खा रहा है, और फाइनली इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड हो गया। तो क्या कह रहा है कि ये ओपन इकोसिस्टम कैसा है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्यों है कि लिविंग थिंग जो है वह नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम लोग एबायोटिक कह रहे हैं, उससे एनर्जी ले रहा, और फिर जो लिविंग थिंग्स है वो भी एनर्जी कहां छोड़ रहा है, तो इसी एनवायरमेंट में छोड़ रहा है, इसी नॉन लिविंग कंपोनेंट में छोड़ रहा है। ठीक है,
फिर दोनों क्या कर रहा है, मास का भी ट्रांसफर कर रहा है। तो आई थिंक आपको इकोसिस्टम कुछ समझ में आ रहा होगा। हिंदी में हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम उन सभी ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय होता है। ध्यान से सुनेंगे, इकोसिस्टम उन सभी ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय होता है जो अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारा डिफिनीशन समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो बस सिंपल याद रखना है, अगर लिविंग थिंग्स, दुनिया का जितना भी लिविंग थिंग्स है, वो अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ अगर मिलके रह रहा है, या हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जिसमें बायोटिक और एबायोटिक अगर दोनों को हम मिला दे तो जो पढ़ाई हम करेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। तो एकदम क्लियर डिफिनेशन है कि इकोसिस्टम इज अ नेचुरल यूनिट ऑफ लिविंग कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। जो आपको फिगर से समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा कि एक बिल्ली है, वो बिल्ली क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है। अगर बहुत सारा बिल्ली मिल गया है तो वो क्या हो गया, बिल्ली का पॉपुलेशन हो गया। अगर बिल्ली का पॉपुलेशन कुत्ता से, गाय से या कोई और जानवर से, पक्षी से, ह्यूमन से, ये सब के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है ना। बिल्ली आया तो हम उसको रोटी दे दिए, कुत्ता देखा बिल्ली को तो उसको भौंकने लगा, फिर गाय उससे डिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर पक्षी जो है वो भी चहचहाने लगे। तो ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, ऑर्गेनिज्म, फिर बिल्ली का पॉपुलेशन, और सब जब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया। तो यहाँ कम्युनिटी हो गया। अब कम्युनिटी जो है वो कहाँ रह रहा है, तो यहाँ का जो एयर है, लैंड है, रिवर है, पानी है, सनलाइट है, इस सब का मदद ले रहा है। तो कम्युनिटी मतलब लिविंग कम्युनिटी को अगर हम लोग जोड़ दे किसके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोसिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, अब याद रखना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है कि इकोसिस्टम को सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, जिसको नोटिस किए थे, वो कौन थे, एजी टेंसले थे। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार मार्क करके दे देंगे कि जो इकोसिस्टम है उसको सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस किए थे वो कौन से किए थे, एजी टेस्ले किए थे। ठीक है, ये टेंसले, ठीक है, एजी टेंसले किए थे। कब किए थे, तो ये 1935 में किए थे। ये ऑब्जेक्टिव का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम को सबसे पहला कौन इंट्रोड्यूस किए थे या पॉइंट आउट किए थे, तो ये सबसे पहला एजी टेंसले किए थे। कब किए थे, 1935 में किए थे। तो आई थिंक आपको इकोसिस्टम थोड़ा मोड़ा समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला इकोसिस्टम के बारे में आप समझ चुके हैं कि इकोसिस्टम किसको कहते हैं। तो कहता है कि अगर लिविंग कम्युनिटी, क्या कहता है, लिविंग कम्युनिटी अगर एबायोटिक के साथ मिल जाए तो उसी के पढ़ाई को हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम दो तरीका का हो सकता है। एक को कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब है जो नेचर ही दिया हुआ है, जो गॉड ही बना के दिए हुए हैं। और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जो है वो आपका आ जाएगा टेरेस्ट्रियल, जिसको हम लोग स्थलीय कहते हैं, लैंड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा एक्वेटिक, जिसमें हम लोग जल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया कि जिसमें ग्रासलैंड हो गया, ठीक है, मैदानी क्षेत्र हो गया, डेजर्ट हो गया। आप देखते होंगे कि डेजर्ट में भी जो है बहुत सारा जीव जंतु वहां पर रह रहा है। डेजर्ट में जो है, मरुस्थल में कुछ पेड़ पौधा जो है उगा हुआ है और बहुत सारा जीव जंतु भी है, उस एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ग्रासलैंड में भी आप देख रहे होंगे कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर पेड़ पौधा ये सारा चीज उग रहा है और उसी के साथ बहुत सारा एनिमल बींग भी जो है वहां रह रहा है, सरवाइव कर रहा है, तो वो भी टेरेस्ट्रियल के अंदर आ जाएगा। फिर फॉरेस्ट भी आ जाएगा, फिर माउंटेन भी आ जाएगा। ये सब किसके अंदर आएगा, टेरेस्ट्रियल। और ये टेरेस्ट्रियल किसके अंदर आएगा, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर।
फिर अगर आप एक्वेटिक में चले जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि रिवर, नदी जो है उसमें भी काफ़ी लाइफ जो है सरवाइव करता है। ठीक है, बहुत सारा जो है एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल है जो उसके अंदर रहता है। फिर लेक हो गया, झील हो गया, ओशियन, समुद्र में अगर आप चले जाएंगे सी में तो आप देखेंगे बहुत सारा जो कोरल है उसके अंदर आपको रहता है, जिसमें कि बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट है, एनिमल्स है, शार्क है, ये सारा फिश है, ये सारा जो है समुद्र में रह रहा है। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर, और साथ ही साथ नॉन लिविंग है। इसका मतलब वाटर जो है वो नॉन लिविंग है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ए बायोटिक कह रहे हैं। सनलाइट अंदर आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये सारे चीज का इंटरेक्शन आ जाएगा, वो किसके अंदर आ गया, एक्वेटिक के अंदर आ गया। तो क्या बताएं कि जो इकोसिस्टम है वो नेचुरल इकोसिस्टम भी हो सकता है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है। आप बहुत अगर जू में चले जाएंगे या बहुत बड़े किसी म्यूजियम में आप चले जाएंगे तो आप वहां नोटिस करेंगे कि बड़ा बड़ा एक्वेरियम लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक्वेरियम कैसा होता है, आर्टिफिशियल होता है। हम लोग क्या करते हैं कि मछली को रखते हैं आर्टिफिशियली तरीका से, ना रिवर में रखे, ना लेक में रखे, ना समुद्र में रखे, ना तालाब में रखे, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम बनाते हैं। और उस एक्वेरियम में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पूरा सेटअप हम लोग डेवलप करते हैं, एक्वेटिक प्लांट भी वहाँ पर उगाते हैं, फिर जो स्टोन है, वाटर है और फिश है, वो सारे को अरेंज कर देते हैं। तो वो कैसा बन गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। फिर जैसे अगर हम एग्रीकल्चर, खेती करते हैं या अगर हम बागवानी करते हैं तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस पौधा को उगा रहे हैं, किस तरह से उसको यूज करना है, ये सारा चीज जो है हम कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब ही हो गया कि हम लोग जो इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर नेचुरल पढ़ रहे हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल में क्या हो गया, तो आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें हम लोग जो भी फसल उगाते हैं वो उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा फसल उगाना है, उसको किस तरह से प्रॉपर फर्टिलाइजर देना है, सनलाइट देना है, किस तरह से उसको फिर फर्दर यूज करना है, तो ये आ जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर। तो आई थिंक आपको ये जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है ये समझ में आ चुका होगा। इसमें एक नोट करके बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखे कि प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोम्स। उसको क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोम्स किसको कहते हैं। बस याद रखें, प्लांट और एनिमल अगर बहुत बड़े एरिया को कवर करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। आपको याद होगा एनवायरमेंट में हम लोग पढ़ भी रहे थे कि जब हम लोग एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर का कॉम्बिनेशन किए थे तो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो रहा था, जहां जीव जंतु रह रहा था। तो उसी तरह प्लांट और एनिमल का जो कॉम्बिनेशन होगा और जो लार्ज एरिया में कवर किया रहेगा उसको क्या कहेंगे, बायोम्स कहेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कि कौन कौन सा फंक्शन या कंपोनेंट है इकोसिस्टम के अंदर। तो याद रखेंगे इकोसिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है, एक होता है बायोटिक इकोसिस्टम या बायोटिक कह सकते हैं सिस्टम, और दूसरा जो है एबायोटिक है। बायोटिक में हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में, या डिकम्पोजर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन सा है। ये आप पूरे स्ट्रक्चर सेक्शन देख रहे हैं, और कंपोनेंट याद रखना है कि इकोसिस्टम का मेन दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट को कहेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट में जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारा का सारा जो है ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा, जैसे सनलाइट, ठीक है, एयर, वाटर, लैंड, माउंटेन, मिनरल्स, ये सारा का सारा जो है ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा। और जितना भी लिविंग थिंग्स होगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा। और एक चीज याद रखना है कि जितना भी बायोटिक कंपोनेंट है वो अपना सारा एनर्जी कहां से लेगा, तो ए बायोटिक कंपोनेंट से लेगा। ठीक है, तो ए बायोटिक में को भी हम लोग क्या किए, दो भाग में बांट दिए। एक को कह रहे क्लाइमेटिक
एबायोटिक। ठीक है, तो इसमें क्लाइमेटिक में क्या आ जाएगा, तो रेन आ जाएगा, बारिश आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, सन के द्वारा जो लाइट निकल रहा है, विंड आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा। ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, क्लाइमेटिक, मतलब एबायोटिक क्लाइमेटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा। ये सब आप याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके कंपोनेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है एडोफिक, जिसमें आपको आ जाएगा सॉइल, पीएच, मिनरल्स, ये सारा का सारा जो है एडोफिक के अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको एबायोटिक कंपोनेंट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जा रहा है, तो जितना भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट को हम लोग तीन भाग में बांट दिए, मेजर तीन भाग है। कौन कौन सा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर का दूसरा नाम है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा लिविंग थिंग जो खुद का खाना खुद से बनाता हो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, ऐसे सारे लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉप्स का मतलब होता है फीडर, मतलब खाना बनाने वाला, या हम कह सकते हैं खाना खाने वाला। तो कह रहा है कि प्लांट ऐसा लिविंग थिंग्स है जो खुद का खाना, मतलब अपना खुद का खाना खुद से बनाता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। वो करता क्या है, तो वो सन से एनर्जी लेता है और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कह रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कह रहे हैं, नहीं तो ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं। तो प्लांट जितना भी है, जितना भी ग्रीन प्लांट है, वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रोड्यूसर के अंदर आ जाएगा। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, प्रोड्यूसर का दूसरा जो नाम है ऑटोट्रॉप्स, ये भी याद रखेंगे, एग्जांपल याद रखेंगे कि कौन आ जाएगा, तो प्लांट आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर के बाद कौन आ जाता है, कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहा है, जो खा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। इसको कहेंगे हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस का मतलब होता है अदर और ट्रॉप्स का मतलब होता है फीडर। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी लिविंग थिंग्स जो प्रोड्यूसर पर निर्भर करता हो, ऐसा कोई भी लिविंग थिंग्स जो अपना खाना किसके मदद से बनाता हो, प्रोड्यूसर के मदद से, तो ऐसे को क्या कहेंगे, कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। अब ये जो कंज्यूमर है, ये चार भाग में बांट दिया गया है। पहला को कह रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, और उसका दूसरा नाम है हर्बीवोरस। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी लिविंग थिंग्स या ऐसा कोई भी एनिमल जो डायरेक्ट प्लांट को खाके, ग्रीन प्लांट को खाके अपना जीवन यापन करता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे या हार्बीवोरस कहेंगे। ठीक है, जिसमें एग्जांपल रैबिट, खरगोश, वो क्या खाता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट ही खाता है। ठीक है, डियर, हिरन, गोट, कैटल, गाय, ये सब सारा चीज किसके अंदर आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आ जाएगा, या इसी को क्या कहेंगे, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब ऐसा कोई भी लिविंग थिंग्स जो ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर या सिंपल भाषा में प्लांट पर निर्भर करता हो। इसका मतलब वो अपना खुद का खाना अपने से नहीं बना सकता है, उसको क्या करना है, प्लांट की मदद से ही खाना अपना जो न्यूट्रिएंट है उसको पूरा करेगा। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगा, जिसका दूसरा नाम क्या है, हार्बीवोरस है। ठीक है, चलिए अब क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर अपना खाना बनाने के लिए या खाना अपने आप को जिंदा रखने के लिए किस पर निर्भर करता है, प्राइमरी कंज्यूमर पर। ठीक है, जिसको हार्बीवोरस कहते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर का दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, जैसे स्नैक है, तो स्नैक क्या करता है, वो तो प्लांट नहीं खा रहा है, वो किसको खा रहा है, वो रेबिट को खा रहा है, वो डियर को खा रहा है। तो दूसरा कैट जो है वो रेबिट को खा जा रहा है। ठीक है, फॉक्स है, वो रेबिट को खा रहा है, डियर को खा रहा है, गॉड को खा रहा है, वो सब कुछ चीज को खा रहा है। तो प्राइमरी कार्निवोरस, तो प्राइमरी कार्निवोरस क्या होता है, तो प्राइमरी कार्निवोरस एक ऐसा लिविंग बींग्स है जो अपना खाना जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करके बनाता है।
क्लियर हो गया। तीसरा है टर्सरी कंज्यूमर और लार्ज कार्निवोरस। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्सरी कंज्यूमर या लार्ज कार्निवोरस है, ये क्या करता है, अपना खाना कहां से लेता है या बनाता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करके। इसका मतलब है कि वह सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाता है और उससे अपना जो न्यूट्रिएंट है उसको पूरा करता है, अपने आप को जिंदा रखता है, जिसमें आ जाएगा बिग कैट, जिसमें आप कह सकते हैं बिग कैट आएगा, उसके बाद क्रोकोडाइल्स आ जाएगा, फिर ईगल्स आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या करता है, देखिए बिग कैट क्या है, स्नेक को खा गया, कैट को खा गया। ठीक है, क्रोकोडाइल्स जो है वो स्नेक को भी खा सकता है, कैट को भी खा सकता है, फॉक्स को भी खा सकता है, या और जो भी जानवर हो उसको खा सकता है। ईगल भी आप नोटिस किए होंगे, जो चील है वो आपका स्नेक्स भी खा सकता है, बिल्ली को भी खा सकता है, छोटे छोटा फॉक्स को भी उठा के लेके चला जाता है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये टर्सरी कंज्यूमर के अंदर आएगा, जिसको हम लोग लार्ज कार्निवोरस कहते हैं। और फाइनली जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर है। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर क्या है, तो क्वाटरनरी कंज्यूमर एक ऐसा कंज्यूमर होता है या एक ऐसा लिविंग थिंग्स होता है जो टर्सनरी कंज्यूमर पर निर्भर करता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओमनिवोरस है, जिसमें लायन आ गया, टाइगर आ गया, ये सारा। क्योंकि अच्छा ये चीज याद रखना कि जो क्वाटरनरी कंज्यूमर रहता है इसको कोई नहीं खाता है। जैसे मान लीजिए लायन अगर है तो उसको कोई आदमी थोड़े खा रहा है, कुछ एक्सेप्शन होगा वो नहीं बता सकता, पर मोस्टली कोई आदमी इसको नहीं खाता है। अगर कोई लायन है, टाइगर है, इवन जो आदमी है वो भी क्या है, क्वाटरनरी कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो भी एक ओमनिवोरस है। ओके, और वो दोनों कंज्यूम करता है, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को भी कंज्यूम करता है और ये आपका हेटेरोट्रॉप्स भी होता है। तो जो ह्यूमन होता है वो प्रोड्यूसर को भी कंज्यूम करता है और साथ ही साथ जो है सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इसको भी कंज्यूम करता है। ठीक है, और लास्ट आ जाएंगे डिकम्पोजर। अब सोचिए जो डेड प्लांट है, जो लीफ है, वो जमीन के नीचे या जमीन पर पड़ा तो उसको कौन डिकम्पोज कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है। ये जितना भी कंज्यूमर है, चाहे वो हर्बीवोरस हो, रेबिट मरे, डियर मरे, गॉट मरे या कुछ भी मरे, तो उसको फाइनली कौन डिकम्पोज कर रहा है, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहा है, फंगस डिकम्पोज कर रहा है। तो फाइनली क्या होता है, वो फिर जाके सॉइल में मिल जाता है। तो डिकम्पोजर जिसको हम लोग सेप्ट्रोट्रॉप्स कहेंगे। सेप्ट्रोस का मतलब होता है रोटन और ट्रॉप्स का मतलब होता है फीडर। इसका मतलब जो मरा हुआ, जो सड़ा हुआ कोई चीज खाता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे, नहीं तो सेप्ट्रोट्रॉप्स कहेंगे, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है और फंगस आ जाता है। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसका डिफिनीशन पार्ट्स भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका नोट्स भी आपको जो है वह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आपके ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप सारा समझ जाएंगे। और एक चीज हमेशा कोशिश करेंगे कि लेक्चर के साथ साथ जो है आप अपना नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब लेक्चर के साथ आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो बहुत सारा डाउट जो है उसी समय आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से रोक रोक के आप अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या रोक रोक के आप अच्छे से नोट कीजिए और हर एक बात को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप लिखिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यूनिट 1 में इकोसिस्टम के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कर ली। अगर इकोसिस्टम आएगा तो इतने दूर से ही आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।